हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के चैप्टर का ये 5वां वाला चैप्टर कवर कर रहे हैं। इसमें मगध वंश के बारे में पूरी चीज़ें कवर की जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट राजवंश थे, कैसे कैसे उसका उदय हुआ, जो छोटे छोटे गणतंत्र थे, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हम यहाँ पे लेंगे। इससे पहले 4 चैप्टर हो चुके हैं। पहले वाले में जो जितने भी अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं या साहित्यिक स्रोत जो हैं जिससे हमें इतिहास का पता चलता है, कौन कौन से यात्री आए हमारे देश में जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, वो सभी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की गई हैं। दूसरे चैप्टर में पाषाण काल वाली पूरी चीज़ें हैं, पूरा जो 3 पाषाण काल है वो सभी चीज़ें कवर की गई हैं। तीसरे वाले चैप्टर में सिंधु घाटी सभ्यता है, चौथे वाले चैप्टर में वैदिक सभ्यता है। अभी है 5वां चैप्टर, वो सभी आप पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। उसके बाद हम मगध वाले सेक्शन पे पढ़ेंगे और उसके जो राजवंश है उसे अच्छे से देखेंगे। तो उस टाइम पे 16 महाजनपदों की संख्या पाई जाती है जो जिनका उल्लेख किया गया है 6वीं शताब्दी के टाइम पे। उसमें जो पूरे के पूरे 16 महाजनपद हैं ये किस ग्रंथ में मिलते हैं हमें, तो अंगुत्तर निकाय में मिलते हैं। पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है, तो ये एक बौद्ध ग्रंथ है। इसके अलावा भगवती सूत्र में भी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और ये एक जैन ग्रंथ है। इसके अलावा महावस्तु जो है, महावस्तु भी एक जैन ग्रंथ है, भगवती सूत्र भी एक जैन ग्रंथ है। लेकिन इन दोनों में पूरे 16 महाजनपद नहीं मिलते हैं, सिर्फ अंगुत्तर निकाय में पूरे 16 महाजनपद मिलते हैं। आगे चलेंगे। सर्वाधिक शक्तिशाली उस टाइम पे कौन सा जनपद था, तो मगध सबसे शक्तिशाली था, कौशल भी शक्तिशाली था, वत्स और अवंती ये सभी शक्तिशाली वंश थे, जनपद थे उस टाइम पे। जो 16 महाजनपद थे उसमें 2 गणतंत्र भी थे, वैसे सभी राजतंत्र थे लेकिन 2 गणतंत्र थे। कौन कौन से पूछा जाता है, वज्जी और मल्ल। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा था, अश्मक। पूछा जाता है अश्मक किस नदी के किनारे स्थित था, तो गोदावरी नदी के किनारे अश्मक स्थित था। अब सभी महाजनपद और उनकी राजधानियाँ देख लेते हैं जो अक्सर मैचिंग में आ जाता है इसमें से क्वेश्चन, और इसे आप अभी याद रखें या फिर नहीं, लेकिन नोट कर लीजिएगा, कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काशी की जो राजधानी थी वो थी वाराणसी। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, जो फैजाबाद मंडल वाला क्षेत्र था यही था कौशल। अंग की राजधानी थी चंपा, बिहार वाला क्षेत्र था भागलपुर मुंगेर वाला। मगध की राजधानी थी राजगृह या फिर गिरिव्रज, ये दक्षिणी बिहार का क्षेत्र था। वज्जी की राजधानी थी वैशाली, उत्तरी बिहार का क्षेत्र था। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में ये किस राज्य में स्थित है, तो ऐसे क्वेश्चन गलत ना हो इसलिए हम ये कवर कर रहे हैं। मल्ल वज्जी हो गया वैशाली, उत्तरी बिहार। मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर या फिर पावा, 2 राजधानियाँ थी कुशीनगर और पावा, और ये कौन सा क्षेत्र था, गोरखपुर देवरिया वाला क्षेत्र। चेदी की राजधानी थी सोतीवती, और सोतीवती कौन सा एरिया है, बुंदेलखंड वाला एरिया है। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, ये इलाहाबाद और बांदा वाला क्षेत्र है। पांचाल की राजधानी 2 थी, एक उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल। तो अहिछत्र था बरेली वाला एरिया और काम्पिल था फर्रुखाबाद वाला एरिया, तो याद होना चाहिए। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, ये राजस्थान में स्थित है। पूछा जाता है कि कौन सा इसमें महाजनपद है जो यूपी में नहीं स्थित है, तो कौन सा है, राजस्थान। और इस तरह से भी क्वेश्चन आ चुका है, मत्स्य किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। आगे चलेंगे। सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा। अश्मक की राजधानी पोटन या फिर पोटली थी। फिर अवंती की राजधानी, इसमें भी 2 राजधानियाँ थी, उत्तरी अवंती की उज्जैनी थी, दक्षिणी अवंती की महिष्मती थी। फिर गांधार की राजधानी तक्षशिला थी जो पाकिस्तान में है। गांधार की राजधानी तक्षशिला। कंबोज की राजधानी राजपुर या फिर हाटक जो कि कश्मीर में है। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और इसमें जो एरिया शामिल था वो मेरठ और दक्षिण पूर्व हरियाणा वाला एरिया शामिल था कुरु में। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। आगे चलेंगे। बुद्ध के समय में कुछ गणतंत्र थे, बुद्ध के टाइम की बात की जा रही है यहाँ पे। पहले वो महाजनपदों 16 महाजनपद में 2 थे जो गणतंत्र थे। अब बुद्ध के टाइम पे कितने छोटे छोटे गणतंत्र थे वो सभी यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। टोटल 10 गणतंत्र थे। तो पहला वाला है कपिलवस्तु के शाक्य, यहीं पे कपिलवस्तु के शाक्य वाला जो गणतंत्र था इसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। सुमसुमारा के भग, ये मिर्ज़ापुर वाला एरिया है। अलकप के बुली, बिहार वाला एरिया है, बुली से बिहार याद कर लीजिए। केशपुत के कलाम, ये पांचाल वाला एरिया है। रामग्राम के कोलिये, ये गोरखपुर वाला एरिया है। इसके अलावा कुशीनगर के मल्ल, ये कुशीनगर वाला एरिया है। फिर पावा के मल्ल वही वाला है। फिर पिप्पली वन के मोरिये, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, तो ये सभी बिहार और नेपाल वाला एरिया है ये सभी। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जो 10 गणतंत्र थे सभी के नाम आपको पता होने चाहिए। आगे चलेंगे। मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, तो मगध का उत्कर्ष जो सबसे बड़ा साम्राज्य था उस टाइम पे, सभी राज्यों को जीतता हुआ ये सबसे बड़ा बना। और इसकी अवस्थिति क्या है, तो दक्षिणी बिहार में स्थित है मगध, उस टाइम पे स्थित था।
और भगवान बुद्ध के पूर्व यहाँ का राजा कौन था पूछा जाता है। तो पहले यहाँ का राजा बृहदत्त और जरासंध था। तो ये नाम दोनों मगध से संबंधित है, पूछा जा सकता है। आगे चलेंगे। मगध के उत्कर्ष के कई कारण थे, उसमें कुछ जो जलोढ़ मिट्टी वहाँ पे पाई जाती थी, खेती अच्छी होती थी, और ये गंगा सोन और गंडक का संगम वगैरह था वहाँ पे। नदियाँ बहुत अच्छा मिट्टी लेके आती थी, औसाद लेके आती थी, खूब अच्छी खेती होती थी, थोड़ा समृद्धि थी, जंगल पाए जाते थे जिससे लकड़ी मिल जाती थी घर वगैरह बनाने के लिए, हाथी मिलते थे यहाँ पे, युद्धों में जो यूज़ होते थे हाथी वो सभी यहाँ मिलते थे। इसके अलावा लोहे की खानें भी थी इधर, कोयला वगैरह मिलता था। तो ये सभी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये वाला एरिया काफ़ी इसमें विकास हुआ। आगे चलेंगे। मगध के जो प्रमुख वंश हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं यहाँ पर। तो पहला जो वंश था हर्यक वंश, ये स्थापना कब हुई 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। संस्थापक कौन था हर्यक वंश का? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। राजधानी क्या थी? राजगृह या गिरिब्रज, जिसे पाटलिपुत्र बाद में कहा गया। तो राजधानी थी राजगृह। संस्थापक बिंबिसार। एक मिलेगा बिंदुसार जो कि अशोक का पिता है मौर्य साम्राज्य में, उसे हम पढ़ेंगे आगे। और ये हर्यक वंश देखते हैं। पहला हो गया बिंबिसार। बिंबिसार के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। मगध का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। वैसे तो बृहदत्त था, अगर पूछा जाए संस्थापक केवल लिखा रहे और ये दोनों ऑप्शन रहे अगर बिंबिसार और बृहद्रथ, तो ऑप्शन सही होगा बृहद्रथ। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो बिंबिसार। अन्य नाम क्या है? अन्य नाम इसका है बिंबिसार का श्रेणिक। जैन ग्रंथों में इसे श्रेणिक कहा गया है बिंबिसार को। और बिंबिसार ने अपना जो साम्राज्य का विस्तार किया उसमें विवाह की नीति ज़्यादा अपनाई थी। तो इसने 3 विवाह किए थे जिससे इसे बहुत ज़्यादा संपत्ति प्राप्त हुई, बहुत ज़्यादा एरिया प्राप्त हुआ। तो पहला विवाह इसने किया था महाकोसला देवी से। ये कौशल नरेश की राजकुमारी थी महाकोसला, और ये किसकी बहन थी पूछा जाता है एग्जाम में? प्रसेनजीत की बहन थी। यहाँ पे शब्द पे गौर करिएगा, प्रसेनजीत की बहन थी। और दहेज में इससे बिंबिसार को क्या मिला? काशी प्रांत मिल गया इसे बिंबिसार को। फिर दूसरा विवाह किया लिच्छवी राजकुमारी चेलना से, चेलना या फिर छेलना से किया दूसरा विवाह। लिच्छवी की राजकुमारी थी और किसकी पुत्री थी? चेटक की पुत्री थी, चेटक की पुत्री थी चेलना। फिर तीसरा विवाह किया छेमा से। छेमा जो है पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। इस तरह से कई इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, कई दोस्त बनाए, कई प्रांत मिले इसे दहेज में। तो ये सभी चीज़ें हैं जिससे इसका विस्तार हुआ। आगे चलेंगे। बिंबिसार ने अंग को जीत कर अपने राज्य में मिला लिया। तो बिंबिसार ने अंग को जीता भी था, अंग राज्य को। अवंती के राजा जो चंड प्रद्योत थे, इन्हें एक पांडु रोग हो गया था, पीलिया रोग हो गया था। तो इनके इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने वैद्य को भेजा जिसका नाम था जीवक। जीवक को भेजा था चंड प्रद्योत की इलाज के लिए। इनकी हत्या कर दी गई। बिंबिसार की हत्या किसने की? अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी 492 ईसा पूर्व में। तो इस तरह से इस वाले वंश में, हर्यक वंश में, सभी जो पुत्र होंगे वो पिता की हत्या कर देंगे, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, पितृहंता वंश किसे कहते हैं? हर्यक वंश को। आगे चलेंगे। दूसरा जो राजा है हर्यक वंश का, पहला बिंबिसार हो गया, दूसरा है अजातशत्रु। 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक इसने राज्य किया। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री में ज़्यादा डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती क्योंकि अलग अलग डेट हर जगह दी रहती है। उपनाम क्या था अजातशत्रु का? कुड़िक। अजातशत्रु का नाम एक और था कुड़िक। इसकी एक सबसे बड़ी सफलता थी कि इसने प्रसेनजीत यानी जो कौशल नरेश थे प्रसेनजीत से युद्ध किया था। पहले प्रसेनजीत की हार हुई लेकिन बाद में उसने समझौता कर लिया था और अपनी पुत्री प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया था। तो पूछा जाता है कि प्रसेनजीत की पुत्री कौन थी जिसका विवाह अजातशत्रु से हुआ था? उसका नाम था वजीरा। और इसकी बहन का विवाह किससे हुआ था? बहन का विवाह हुआ था बिंबिसार से। देखिए महाकोसला जो इसकी बहन थी, इसका विवाह हुआ था बिंबिसार से। आगे चलेंगे। अजातशत्रु का एक मंत्री था, कूटनीतिज्ञ था ये बहुत, वत्सकार। इसकी सहायता से इसने लिच्छवियों पर भी विजय प्राप्त की थी। तो लिच्छवियों पर विजय प्राप्त करने का श्रेय किसे जाता है? वत्सकार को, जो कि इसका सेनापति था, पूछा जा सकता है। फिर इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी जो बुद्ध जी हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। महापरिनिर्वाण कहते हैं मृत्यु को बौद्ध धर्म में। और उसके बाद पहली ही बौद्ध संगीति हुई अजातशत्रु के टाइम पे। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में, सप्तपर्णी गुफा में। तो पूछा जा सकता है गुफा का नाम भी सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति हुई जिस साल बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ था। उसके बाद अजातशत्रु की हत्या किसने की? इसी के पुत्र उदयनी, क्योंकि इस वंश में सभी पुत्र अपने पिता की हत्या करेंगे, तो उदयन ने हत्या कर दी अजातशत्रु की। उसके बाद उदयन राजा बना। इसका दूसरा नाम था उदयभद्र, उदयन या फिर उदयभद्र। इसका जो मुख्य काम था, गंगा और सोन नदियों के संगम पर इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की। पाटलिपुत्र या फिर कुसुमपुर भी उस टाइम पे इसका नाम था। और इसने अपनी राजधानी को, जो राजगृह थी, उसे पाटलिपुत्र बनाया।
अपनी राजधानी को, जो नया नगर इसने बसाया था। बाद में इसकी हत्या कर दी गई थी, किसी व्यक्ति ने छुरा भोंक कर उदयन की हत्या कर दी। तो इसके बारे में यही इंपॉर्टेंट है कि पाटलिपुत्र की स्थापना की और इसे राजधानी बनाई। उसके बाद उदयन के बाद इसके 3 पुत्र बारी बारी से शासन किए मगध के राजवंश पे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। तो यहाँ पे ये दोनों इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था। पूछा जाता है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। इसको जनता ने शासन से उतार दिया, गद्दी से उतार दिया, और एक अमात्य जो था, उस टाइम पे मंत्री होते थे अमात्य, उसको राजा बनाया। कौन था वो अमात्य? शिशुनाग। शिशुनाग राजा बना और एक नए वंश की स्थापना हुई। तो पहला राजा कौन था हर्यक वंश का? पहला था बिंबिसार, अंतिम कौन है? नागदशक। उसके बाद वंश चेंज हो गया, शिशुनाग वंश आ गया। शिशुनाग वंश कब से कब तक चला? 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? यही शिशुनाग था, इसी के नाम पे वंश का नाम पड़ा था। सबसे बड़ी सफलता शिशुनाग की क्या थी? अवंती राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाना। अवंती राज्य को इसने हराया था शिशुनाग ने। इसके अलावा इसके टाइम पे बहुत ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार हुआ। मालवा से लेकर बंगाल तक का भूभाग शिशुनाग के टाइम पे मगध साम्राज्य में शामिल था। शिशुनाग ने राजधानी क्या बनाई? तो इसने राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली कर दिया गया था। तो इसके बारे में ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसने वैशाली बनाई थी राजधानी, शिशुनाग ने। इसकी मृत्यु के बाद राजा कौन बना? तो इसी का पुत्र कालाशोक। अब कालाशोक के बारे में पढ़ेंगे। पहला हो गया शिशुनाग, उसके बाद कालाशोक। तो पुराण और दिव्यावदान में इसका नाम क्या मिलता है? काकवर्ण। तो कालाशोक का एक और नाम था काकवर्ण। राजधानी इसने फिर से पाटलिपुत्र को बना लिया। शिशुनाग ने राजधानी को स्थानांतरित करके बनाया था वैशाली, और कालाशोक ने फिर से इसे पाटलिपुत्र राजधानी बना लिया। और इसी के टाइम पे एक बौद्ध संगीति हुई, द्वितीय बौद्ध संगीति। कहाँ पे हुई? वैशाली में। राजधानी बनाई थी कालाशोक ने पाटलिपुत्र, लेकिन जो बौद्ध संगीति हुई कालाशोक के टाइम में ही वो वैशाली में हुई। जो वैशाली राजधानी किसने बनाई थी? ये बनाई थी शिशुनाग ने, जो हमने पिछले वाले शिशुनाग वाले में पढ़ा। आगे चलेंगे। बाणभट्ट रचित हर्षचरित। हर्षचरित किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। इसके अनुसार काकवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। तो ऐसा हर्षचरित में लिखा है कि महापद्मनंद ने कालाशोक को मार दिया था चाकू से, उसके बाद खुद राजा बना था। और महाबोधि वंश के अनुसार क्या लिखा है? कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिसने कालाशोक के बाद बारी बारी से राज्य किया। उसके बाद आएगा नंद वंश। तो यहाँ पे डेट फिक्स नहीं रहती, हर जो लेखक हैं अलग अलग चीज़ें लिखते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से राजा हुए, कब बने, और कब बने ये नहीं, कौन कौन से राजा हुए, उन्होंने क्या क्या काम किए। तो नंद वंश का संस्थापक वैसे माना जाए तो महानंदिन था, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वास्तविक संस्थापक अलग होगा, महापद्मनंद। पहले नंद वंश का संस्थापक महानंदिन था, वास्तविक संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। अब पुराणों के अनुसार महापद्मनंद को शूद्र कहा गया है। पूछा जाता है किस चीज़ के अनुसार इसे शूद्र कहा गया है? पुराणों के अनुसार। महापद्मनंद का नाम पुराणों में क्या क्या लिखा है? तो सर्वछत्रांतक। सर्वछत्रांतक का मतलब क्या है? क्षत्रियों का नाश करने वाला। महापद्मनंद को कहा गया है क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसके अलावा दूसरा नाम पुराणों में ही मिलता है, भार्गव। भार्गव का अर्थ है दूसरे परशुराम का अवतार। परशुराम ने सभी क्षत्रियों को मारा था, इसलिए इसे दूसरा परशुराम कहा जाता है महापद्मनंद को। इसके अलावा दो और उपाधियाँ थी, एक छत्र या फिर एक राट। 2 उपाधियाँ और थीं, एक छत्र एक राट। इसके बाद जो राजा बना अगला, महापद्मनंद के बाद इसका पुत्र राजा बना जिसका नाम था घनानंद, जो कि अंतिम राजा था इस वंश का। घनानंद का जो समकालीन था कौन था? सिकंदर। सिकंदर का आक्रमण हुआ था 326 ईसा पूर्व में। इसी के टाइम पे पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर ने आक्रमण किया था, लेकिन इधर नहीं आया ज़्यादा। उधर पूरत से उसकी लड़ाई हुई थी, लेकिन घनानंद से लड़ाई नहीं हुई, मगध की सेना से उसकी लड़ाई नहीं हुई थी। घनानंद का एक दूसरा नाम भी मिलता है, जो ग्रीक लेखक, यूनानी लेखक लिखते हैं, इसका नाम अग्रमीज। तो घनानंद का एक और नाम था अग्रमीज। पूछा जा सकता है किसका नाम अग्रमीज था? घनानंद का। और घनानंद से जनता बहुत परेशान थी, क्योंकि इसने कई तरह के बड़े बड़े मतलब काफ़ी ज़्यादा मूल्य वाले कर लगाए थे। तो अनेक कर लगाए थे, इसलिए जनता इससे रुष्ट थी और बिल्कुल इसका सपोर्ट नहीं करती थी। तो इसी सब चीज़ का फ़ायदा उठा के 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर दी, और उसके बाद मौर्य वंश की नींव रखी। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब मौर्य वंश जो है ये काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसे हम अगले चैप्टर में करेंगे पूरा मौर्य वंश। और वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।